नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राजेंद्र लॉ ऑफिस में और मैं हूं एडवोकेट राजेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दहेज व उससे संबंधित कानूनों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें व वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं दहेज क्या होता है, दहेज लेने व दहेज देने पर क्या कानूनी प्रावधान किए गए हैं और कौन से अधिनियम इस कुप्रथा को रोकने के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जिसे अंग्रेजी भाषा में डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 कहते हैं, उसमें दहेज के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि दहेज क्या होता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत विवाह के लिए विवाह के पूर्व या बाद में या विवाह के समय कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, जिसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं, जो सीधे या परोक्ष रूप से विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को या किसी भी पक्ष के माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति का सीधे या परोक्ष रूप से दी जाए, वह दहेज कहलाती है। किंतु इस परिभाषा में मुस्लिम कानून शरीयत के अंतर्गत दे महर नहीं आता है। इस परिभाषा के अंतर्गत ऐसा कोई उपहार भी नहीं आता है जो विवाह करने के एवज में नहीं दिया गया हो। नवविवाहिता वधू को स्त्री धन के रूप में दिया गया उपहार भी दहेज की परिभाषा में नहीं आता है। तो इस तरह से हमने जाना कि दहेज क्या होता है। अब दहेज लेने व देने के संबंध में कानून क्या कहता है। दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। दहेज लेने या देने में सहायता करना भी अपराध होता है। दहेज के लिए विज्ञापन देना भी कानूनी अपराध होता है। अब मुख्य बिंदु जो दहेज के संबंध में है वो हम जान लेते हैं। अगर कोई अपनी या अपने लड़के या लड़की या रिश्तेदार की शादी में दहेज ले तो वह कानूनी अपराध करता है। यही नहीं, दहेज देने वाला भी कानून की नज़र में अपराधी ठहराया जाएगा। अब हम जानते हैं कि क्या होता है दहेज देने या लेने वाले के लिए कानून में सजा का प्रावधान। यदि कोई व्यक्ति स्वयं की शादी में या अपने लड़के या लड़की या रिश्तेदार की शादी के अंदर दहेज लेता है या देता है तो उसे 5 साल तक की कैद, 15,000 रुपये तक का जुर्माना और यदि दहेज की रकम 15,000 रुपये से ज़्यादा हो तो उस रकम के बराबर जुर्माना किया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि दहेज मांगने पर कानून में क्या सजा का प्रावधान किया गया है। कोई भी जो स्वयं की शादी में या अपने पुत्र या पुत्री की शादी में या अपने रिश्तेदार की शादी में दहेज मांगेगा, उसे कम से कम 6 महीने की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि दहेज के लिए विज्ञापन देने पर कानून में किस सज़ा का प्रावधान किया गया है। ऐसा करने पर कम से कम 6 महीने की कैद और 15,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान कानून के अंतर्गत
किया गया है। अब उपरोक्त विषय पर चर्चा करने के बाद प्रश्न यह उठता है कि क्या फिर एक विवाह में दहेज लेना या देना बिल्कुल अपराध है? क्या कोई विवाह बिना दहेज के ही किया जाएगा? तो इस बारे में हम समझते हैं कि कानून में दहेज लेना देना उस स्थिति में अपराध घोषित किया गया है जब वह जबरदस्ती मांगा जाता हो। लेकिन यदि दहेज कानून के मुताबिक दिया जाता है तो वह अपराध नहीं होता है। अब कानून के मुताबिक दहेज किस प्रकार दिया जाता है इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कानूनी रूप से दहेज किस प्रकार से दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी सामान या उपहार एक विवाह में दहेज के रूप में दिया जा रहा है उसकी एक लिस्ट या सूची अवश्य बनाई जानी चाहिए। दूसरा, इसमें जो भी उपहार दहेज में दिया गया है उसकी मांग बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए, अर्थात ऐसा दिया गया उपहार स्वेच्छा से दिया गया होना चाहिए। वधू को दिए जाने वाले उपहार पारंपरिक तौर के होने चाहिए। उनकी कीमत देने वाले की हैसियत या आर्थिक स्थिति के हिसाब से होनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि एक विवाह में दिए गए दहेज पर किसका अधिकार होता है, वह इस बारे में कानूनी क्या प्रावधान है। तो अगर दहेज शादी के पहले लिया गया हो तो शादी की तारीख से 3 महीने के अंदर दहेज लड़की को देना होगा। अगर दहेज शादी के समय या शादी के बाद लिया गया हो तो लेने की तारीख से 3 महीने के अंदर लड़की को दे दिया जाना चाहिए। अगर दहेज तब लिया गया हो जब लड़की नाबालिग थी, यानी कि जब वह 18 साल से कम उम्र की थी और उसका विवाह हो गया हो, ऐसी स्थिति में जब लड़की 18 वर्ष की हो जाती है तो उसके 3 महीने के अंदर दहेज के उपहार लड़की को दे दिए जाने चाहिए। तब तक दहेज लड़की के अलावा किसी और व्यक्ति के पास होता है तो वह उस दहेज का ट्रस्टी होता है। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि दहेज के सामान या रकम को सही सलामत रखा जाए और सही समय आने पर लड़की को लौटा दिया जाए। जो लड़की की तरफ से दहेज देता है या लेता है उसे कोई हक नहीं है कि वह दहेज को बेचे, खर्च करे या किसी को दे या उसका खुद इस्तेमाल करे। अगर कोई व्यक्ति कानून द्वारा तय किए गए समय में दहेज लड़की को नहीं लौटाता है तो उसकी शिकायत दर्ज करने पर उस व्यक्ति के खिलाफ 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा या 5 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना इस कानून के अंतर्गत किया जा सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति से दहेज मिलने से पहले उस लड़की या औरत की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाए तो ऐसे मामले में दहेज का सामान उस लड़की या वधू के कानूनी वारसान को दिया जाएगा। उसके कानूनी वारसान में उसका बेटा, बेटी व उसके माता पिता शामिल हैं। अब हम समझ लेते हैं कि स्त्री धन क्या होता है। जो भी सामान, जायदाद या संपत्ति लड़की को उसके दहेज में दी जाती है उसे उसका स्त्री धन कहा जाता है। दहेज लड़की की अपनी अमानत होती है, वह उसके स्त्री धन में शामिल है। वह जो चाहे
उससे कर सकती है, उस पर उसके अलावा किसी और का हक नहीं होता। अक्सर होता ऐसा है कि जो भी सामान, संपत्ति या रकम लड़की को शादी में दी जाती है वह उसके पति, सास ससुर या दूसरे ससुराल वालों के हाथ में दे दी जाती है, लेकिन उस सारे सामान या संपत्ति पर उस लड़की का ही हक होता है। लड़की के अलावा अगर कोई और वह सामान लेता है तो उसे लड़की को लौटाना कानूनन आवश्यक होता है। यही नहीं, दहेज लड़की को कानून द्वारा तय किए हुए समय के अंदर लौटाना होगा। अब हम जान लेते हैं कि शादी के समय यदि दहेज लिया जाता है तो उसकी कानूनी रूप से एक सूची, जिसे अंग्रेजी में लिस्ट कहते हैं, वह अवश्य बनाई जानी चाहिए। और यह सूची बनाते वक्त क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, उन बातों को हम समझ लेते हैं। दिए गए उपहारों की 2 सूचियां बनेगी। वधू को दिए गए उपहारों की सूची वधू को रखनी होगी, वर को दिए गए उपहारों की सूची वर को रखनी होगी। यह सूची शादी के समय या शादी के बाद जल्दी से जल्दी बनाई जानी चाहिए। यह सूची लिखित होनी चाहिए। यह सूची लिखित में बनाई जानी चाहिए। इस सूची पर हर उपहार का संक्षेप में विवरण जरूर लिखा जाना चाहिए। उपहार की लगभग कीमत भी जरूर लिखी जानी चाहिए और जिस व्यक्ति द्वारा यह उपहार दिया जा रहा है उसका नाम भी उस सूची में अवश्य लिखा जाना चाहिए। यदि उपहार देने वाला वधू का कोई रिश्तेदार है तो उस सूची में उस रिश्तेदार का नाम भी अवश्य लिखा जाना चाहिए। और इस प्रकार की दहेज की बनाई जाने वाली सूची पर वर व वधू दोनों के हस्ताक्षर अवश्य किए जाने चाहिए। यदि वर व वधू लिख पढ़ नहीं सकते तो उस सूची में लिखी गई बातें वर व वधू को पढ़कर अवश्य सुनाई जानी चाहिए और उसके बाद उस सूची पर उनके अंगूठा निशान लिए जाने चाहिए। वर व वधू चाहे तो इस प्रकार की बनाई गई सूची पर अपने रिश्तेदारों के भी हस्ताक्षर करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि एक शादी में दिए गए दहेज के संबंध में सूची बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि यदि किसी शादी के दौरान या शादी से पहले दहेज की मांग की जाती है या दहेज मांगा जाता है तो उसकी शिकायत कौन करवा सकता है। इस संबंध में कानून में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी पुलिस अफसर इस प्रकार के अपराध की शिकायत दर्ज करवा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो दहेज से पीड़ित हो वह शिकायत दर्ज करवा सकता है। किसी भी दहेज से पीड़ित के माता पिता या उसके रिश्तेदार द्वारा इस प्रकार की शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। और कोई भी ऐसी सामाजिक संस्था जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो उसके द्वारा भी दहेज के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। और यदि कोर्ट द्वारा मामले की खबर लग जाती है तो वह स्वयं भी संज्ञान लेकर दहेज के संबंध में मुकदमा दर्ज कर सकता है। अब हम जान लेते हैं कि क्या दहेज मांगने के संबंध में या दहेज लेन देन के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करवाने के लिए
क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? तो इस विषय में यह बता दिया जाता है कि दहेज मांगने के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, अर्थात कभी भी इस तरह की शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। लेकिन यहाँ यह सुझाव अवश्य दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करवा देनी चाहिए। अब हम समझ लेते हैं कि दहेज से संबंधित अपराधों का कानून में किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, अर्थात दहेज से संबंधित जुर्म किस नेचर के हैं। तो यहाँ हम यह बताते हैं कि दहेज मांगना व दहेज लेना व देना संज्ञेय अपराध होता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में कोग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि यदि कोई संज्ञेय अपराध किया जाता है तो पुलिस उस मामले में स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर सकती है, अर्थात ऐसे मामलों में उसे अदालत द्वारा आदेश लेना जरूरी नहीं होता है। आगे हम जान लेते हैं कि क्या इस प्रकार के अपराध जमानतीय होते हैं या गैर जमानतीय होते हैं। दहेज से संबंधित अपराध गैर जमानती होते हैं, अर्थात इस प्रकार दहेज के मामले जो दर्ज होते हैं उनमें यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसे पुलिस जमानत नहीं दे सकती, उसे मजिस्ट्रेट के सामने अवश्य प्रस्तुत किया जाता है और मजिस्ट्रेट की कोर्ट से ही संतुष्टि होने पर उसे जमानत मिल सकती है, अन्यथा उसे जेल में ही रहना पड़ सकता है। अब हम समझ लेते हैं कि क्या इस प्रकार के अपराधों में समझौता हो सकता है। तो यहाँ यह बता दें कि ये अपराध समझौता योग्य नहीं होते हैं, अर्थात इस प्रकार के अपराधों में समझौता नहीं किया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि जब दहेज के संबंध में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और कोर्ट में इस संबंध में कार्रवाई शुरू की जाती है तो अपनी बात को सिद्ध करने का अधिभार, जिसे कानून की भाषा में बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, किस पर होता है, अर्थात शिकायत हो जाने के बाद उस शिकायत को सिद्ध करना किसके लिए आवश्यक होता है। तो इस मामले में हम बता दें कि नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति कोई भी शिकायत दर्ज करवाता है तो उसे स्वयं अपने केस को सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन दहेज के इन मामलों में दोष सिद्ध होने का प्रमाण अभियुक्त को ही देना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि शादी होने से पहले यदि दहेज मांगा जाता है या दिया जाता है तो उसके संबंध में क्या कानूनी प्रावधान किए गए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शादी हो जाने के बाद भी एक स्त्री पर उसके ससुराल में दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता है या उसके साथ कोई शारीरिक या मानसिक क्रूरता की जाती है। तो इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए भी भारत सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 498A जोड़ी गई है, जिसके अंतर्गत घरेलू हिंसा के अपराध को समझाया गया है। अब घरेलू हिंसा क्या होती है और किस किस प्रकार की होती है, ये हम
समझ लेते हैं। धारा 498 क भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा क्या कहती है? यदि किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार उस महिला के साथ बुरा व्यवहार करे या फिर महिला या उसके रिश्तेदार या संबंधी को धन या संपत्ति लाने के लिए परेशान किया जाए तो धारा 498 ए के तहत यह क्रूरता कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि धारा 498 ए के अंतर्गत क्रूरता की क्या परिभाषा दी गई है। अब इस धारा के तहत क्रूरता को दो रूप में बांटा गया है। पहली शारीरिक क्रूरता और मानसिक क्रूरता, या फिर ये दोनों भी हो सकती है। शारीरिक क्रूरता क्या होती है इसका मतलब हम समझ लेते हैं। इस कदर जानबूझकर महिला को मारना या सताना कि उसकी जान को खतरा हो जाए, उसके शरीर के अंगों को या उसके शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो, तो यह उस महिला पर की गई शारीरिक क्रूरता होती है। अब हम जानते हैं मानसिक क्रूरता का धारा 498 के अंतर्गत क्या अर्थ होता है। महिला को कमरे में बंद रखना, खाना पानी बंद करना, उसे अपने परिवार वालों से न मिलने देना, ये मानसिक क्रूरता होती है। महिला को काली या बदसूरत कहकर बुलाना, गाली गलौज करना, अगर पति पत्नी से बिना किसी कारण के शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करे तो यह भी मानसिक क्रूरता है। अगर पति या उसके रिश्तेदार ऐसा व्यवहार करे जिससे औरत आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए तो यह भी मानसिक क्रूरता की श्रेणी में धारा 498 ए के अंतर्गत आती है। महिला या उसके रिश्तेदार या संबंधी को धन या संपत्ति लाने के लिए परेशान किया जाए, तो इस प्रकार से हमने जाना कि मानसिक क्रूरता क्या होती है धारा 498 के अंतर्गत। अगर उपरोक्त बताई गई मानसिक क्रूरता किसी विवाहित स्त्री के साथ की जाती है तो हम इसे मानसिक क्रूरता कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता 1860 इंडियन पेनल कोड 1860 की धारा 498 ए के अंतर्गत महिला के साथ क्रूर व्यवहार करने पर क्या सजा का प्रावधान किया गया है। तो इस धारा के अंतर्गत किसी महिला के साथ मानसिक क्रूरता करने पर 3 साल की कैद व जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि शादीशुदा औरतें मानसिक या शारीरिक क्रूरता के अंतर्गत कहां पर शिकायत दर्ज करें व कौन इस प्रकार की शिकायतें दर्ज करवा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि शादीशुदा औरत से क्रूर व्यवहार की शिकायत थाने में कौन लिखवा सकता है। तो इस संबंध में हम बता दें कि लड़की स्वयं भी शिकायत दर्ज करवा सकती है, या लड़की का पिता, लड़की की माता, लड़की का भाई, लड़की की बहन, लड़की की बुआ या लड़की की मौसी इस प्रकार की शिकायत थाने में दर्ज करवा सकती है। कोई और रिश्तेदार जिसका लड़की से खून का रिश्ता हो या शादी से रिश्ता हो या गोद का रिश्ता हो, तो ये लोग कोर्ट की आज्ञा से थाने में रपट दर्ज करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498 ए के अंतर्गत शादीशुदा
महिलाओं के प्रति क्रूरता किए जाने पर क्या प्रावधान किए गए हैं, वह क्या सजा हो सकती है, वह कौन इस प्रकार की क्रूरता के संबंध में थानों में रपट दर्ज करवा सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि दहेज हत्या क्या होती है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304B दहेज हत्या के विषय में उल्लेख करती है। समझते हैं कि क्या होती है दहेज हत्या। यदि किसी भी महिला की शादी के 7 साल के अंदर असाधारण मौत हो जाती है, जैसे जलकर, फांसी लगाकर या फिर वह आत्महत्या कर लेती है और मृत्यु से पहले उसे दहेज के लिए तंग किया जा रहा था, तो यह दहेज हत्या होगी। ऐसा माना जाएगा कि उसके पति या उसके रिश्तेदार ने उसकी हत्या की है। धारा 304 ख भारतीय दंड संहिता 1860 में दहेज हत्या के संबंध में परिभाषा दी गई है। अब दहेज हत्या के संबंध में याद रखने योग्य बात यह है कि दहेज हत्या मानने के लिए 3 चीज़ों का पूरा होना जरूरी होता है। पहला, मृत्यु से पहले लड़की से दहेज की मांग की गई थी और उसे उसके लिए तंग किया जा रहा था। दूसरा, उसकी मृत्यु शादी से 7 साल के अंदर हो गई है। और तीसरा, वह एक असाधारण मौत है। अब हम जान लेते हैं कि दहेज हत्या के दोषी को क्या सजा दी जाएगी। जो भी दहेज हत्या का दोषी साबित होगा उसे कम से कम 10 साल की कारावास की सजा सुनाई जाएगी या इस प्रकार की सजा उम्र कैद तक भी हो सकती है। अब हम जान लेते हैं कि दहेज हत्या के मामले में किस प्रकार कार्रवाई की जाती है। अगर कोई औरत आत्महत्या करती है या ऐसा लगता है कि उसका मृत्यु का जिम्मेदार कोई दूसरा व्यक्ति है, तो उसके रिश्तेदारों द्वारा तुरंत पुलिस में FIR दर्ज करवाई जानी चाहिए। इस प्रकार की सूचना मिलने पर पुलिस स्टेशन के मुख्य अधिकारी, जिसे हम SHO कहते हैं, निम्नलिखित कार्रवाई करेगा। नजदीक के ड्यूटी मजिस्ट्रेट को वह तुरंत इस अपराध की सूचना देगा। पुलिस अफसर मृत्यु के कारणों की समीक्षा करेंगे। यह समीक्षा करने के लिए अफसर खुद वहां पर जाएंगे जहां मरी हुई औरत का शरीर रखा गया है। घटना के स्थान पर मोहल्ले के 2 जाने माने व्यक्तियों के सामने जांच करके रपट बनानी चाहिए। रपट में मृत्यु का कारण क्या प्रतीत हो रहा है और घाव किस तरह के हैं वगैरह सब बातें उस रपट में लिखी जानी चाहिए। रपट पर पुलिस अधिकारी स्वयं अपने हस्ताक्षर करेगा। वह वहां मौजूद 2 जाने माने व्यक्तियों के भी हस्ताक्षर करवाएगा और फिर वह इस प्रकार की रपट को तुरंत जिलाधीश या उप जिलाधीश को सूचित करेगा या इनके पास प्रेषित करेगा और लाश को जरूर ही सिविल अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिए। यदि इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस द्वारा अमल में नहीं ली जाती है तो ऐसे थाना अधिकारी के विरुद्ध उसकी शिकायत उसके उच्च अधिकारियों के पास जरूर की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जाना कि दहेज हत्या क्या होती है और इसमें क्या कानूनी प्रावधान किए गए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में बताई गई बातें जरूर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को
लाइक व शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो को समाप्त करते हैं इन्हीं बातों के साथ। वीडियो को शेयर जरूर कर दें। वह कानून की जानकारी अवश्य रखी जानी चाहिए। वह कानून का जानकार बना रहना चाहिए। जहाँ से भी कानून संबंधी जानकारियाँ हमें प्राप्त हो उसे अवश्य ही हमें समझना चाहिए, वह दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों को इस प्रकार के कानूनों का फ़ायदा समय पर मिल सके। मिलते हैं इसी चैनल पर फिर किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। नमस्कार।